आज हमारे साथ है मुख्यमंत्री मिस्टर रितेश कुमार जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके एमएलए बार गर्ल्स के साथ गंदा डांस करते हुए पकड़े गए। आप उन एमएलए के साथ क्या कर रहे हैं? हम वो एमएलए लोग को अच्छा डांस सिखा रहे हैं। अच्छा डांस करेंगे, त्रुटि का सुधार हो जाएगा। आप अपने प्रदेश के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? आप देखिएगा, हम बहुत जल्द इस पर एक कानून पास कराएंगे और हर घर में विकास होगा। कैसे? क्योंकि हर बच्चे का नाम विकास होगा। सर, देखा गया है स्पेशली आपकी रैलीज में बहुत लंबी भीड़ आती है, वो क्यों? भाई, फ्री फंड में खाना मिलता है, जेब खर्ची मिल रहा है, तो कोई आने से मना करेगा? अगर आपको पीएम की कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो आप पीएम बनकर सबसे पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, हमारे हिसाब से प्रश्न ही गलत है। पीएम की कुर्सी में बैठने के बाद किसी को काम करना पड़ता है या कोई करता है जो हम करेंगे? आज हमारे साथ है हमारे प्रचार मंत्री। सर, प्रचार मंत्री बनते ही आपने मशहूर गाना प्यार किया तो डरना क्या पे बैन लगा दिया, वो क्यों सर? भाई, ये एड्स को बढ़ावा दे रहा है। वो कैसे सर? हम एंटी एड्स पे काम कर रहे हैं, एंटी एड्स का प्रचार कर रहे हैं कि एड्स खतरनाक होता है, एड्स जानलेवा होता है, प्यार में संयम बरते। और ये गाना कह रहा है प्यार किया तो डरना क्या। ये गाना हमें चिढ़ा रहा है, लोगों को उकसा रहा है। तुम तो नहीं सुनती हो गाना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। सर, सुना है आपने अपने हेल्थ मिनिस्टर पे केस कर दिया है, वो क्यों? क्यों ना करें? ना करते केस तो क्या करते? एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि एड्स से बचना चाहिए, एड्स की रोकथाम कीजिए, और खुद ही विदेश चले जाते हैं फॉरेन एड्स के लिए। शर्म की बात। सर, सुनने में आया है कि आपने दहेज के कारण अपने बेटे की बारात वापस ले ली आधे रास्ते से, वो क्यों? बारात जा रही है, सब डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस कर रहा था, गाना बज रहा था। आज मेरे यार की शादी है, जबकि मेरे बेटे की शादी थी, फिर भी मैं डांस करते करते अचानक मेरी नजर दीवार पे पड़ी जहां लिखा हुआ था दुल्हन ही दहेज है। मैंने यू टर्न मारा, बारात वापस ले ली। वो क्यों सर? पढ़ी लिखी हो, सूट पहन के बैठी हो, इतनी अक्ल नहीं है? दहेज लेना पाप है। आज हमारे साथ हैं विपक्षी दल के नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। सर, आपने कहा है जब आपकी सरकार आएगी आप सबसे पहले जेलों को सुधारेंगे, वो क्यों? भाई, जब हमारी सरकार जाएगी तो जेलों के अंदर हम और हमारी पार्टी के लोग तो रहेंगे। इसलिए जेलों की साज सज्जा और रख रखाव पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। सर, आपकी स्पीच के दौरान किसी ने आप पे जूता फेंका, पर आपने उस व्यक्ति से ज्यादा मीडिया वालों पे गुस्सा किया, वो क्यों? भाई, उस व्यक्ति ने तो मेरे ऊपर एक ही बार जूता फेंक के मारा था, बाद में मीडिया वालों ने उसे सैकड़ों बार दिखाया। तो भाई, मीडिया वालों ने ही सबसे ज्यादा बार जूता हम पर मारा ना। सर, आप जनता से बार बार ये क्यों कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे नहीं किसानों से मिलो? भाई, सीधी बात है, किसानों के पास हल है। अरे तू पैसा पैसा तरती है, पैसे पे त्यों मरती है। पिताजी, मम्मी बहुत गंदी है। क्या हो गया? मम्मी ने ना मुझे सिर्फ मलाई दे दी। क्या हो गया? मुझे रसमलाई खानी है, मुझे चीनी दो। बेटा समझा कर बेटा, चीनी बहुत महंगी हो गई है, तो ये ताम तर मलाई ना तेरे पास, ये गुड़ ले। अब बेटा तू जिधर से भी जाएगा सब लोग बोलेंगे दुड़ बॉय आ गया। नहीं पिताजी, आप ना हमेशा मुझे गुड़ खिला के ना बेवकूफ बनाते हो। क्या करूं बेटा, सरकारी नौकरी तरते तरते लोगों तो बनाने की आदत हो गई है। पिताजी, बस फिर मैंने सोच लिया मैं ना सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? मैं नहीं करूंगा बस। तो फिर क्या करेगा तू? मैं हुसैन की तरह चित्रकारी करूंगा। इस बेवकूफी से होगा क्या? पिताजी, कागजों पे लोगों को बेवकूफी तो बनाना है, तो मैं चित्रकारी से बना दिया करूंगा। आओ। नमस्ते। क्या हुआ? तुम वही हो ना जो पिछले 10 महीने से नहीं नहाए? हमारे मोहल्ले में साहब 10 महीने से पानी नहीं है और पिछले 1 महीने से बत्ती भी चली गई। सारा दिन पसीने से नहा रहे हैं।
मुबारक हो। क्या हुआ? अरे इसी बहाने नहा तो रहे हो, पानी से ना सही पसीने से ही सही। साहब हमारे मोहल्ले में चलो, हमारे मोहल्ले में चलो, आपको वहां बर्बादी देख के लगेगा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाए। अरे बड़े दोगले आदमी हो, हैं? कभी बोलते हो कि पानी नहीं है, कभी बोलते हो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हैं? इसका मतलब तुम्हारे पास काफी पानी है। साहब मस्ती छोड़ो, खाली हमें ये बता दो हमारे मोहल्ले में पानी कब आएगा? एक राज की बात बता रहा हूँ। हाँ। सिर्फ तुम्हें। अच्छा। हाँ। इस महीने की 35 तारीख को पानी आएगा। धन्यवाद साहब। बारिश आ रही है साहब। कोई दिन मौका मिला तो आपको मारेंगे बहुत। नमस्कार, सस्ती एयरलाइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मुंबई से दिल्ली जाएंगे। नॉर्मली दूसरे जहाज ये दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, लेकिन हम ये दूरी आज 6 घंटे में तय करेंगे क्योंकि हमारा जहाज थोड़ा सा पुराना है। अब आपसे निवेदन है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें। कोशिश बेकार है क्योंकि सीट बेल्ट टूटी हुई है। आपसे निवेदन है कि आप पैंट से बेल्ट को निकाल के बांध लें और दादा आप नाड़ा बांध लें। हम यात्री को बता दें कि यात्रा के दौरान आपको चाय, कॉफी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर आप घर से लाए हों तो हमारे साथ मिलके बैठ के खा सकते हैं। हम अपने पैसेंजर्स को बता दें कि हमारे पायलट को प्लेन उड़ाने का बहुत लंबा तजुर्बा है। वो 90 साल के हैं। आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है तो कह रहे थे हम किसी तरह टेक ऑफ तो कर देंगे, लैंडिंग आप लोग आपस में समझ लेना। हमें थोड़ी सी परेशानी है। हमें डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा थोड़ा समय में कुछ कुछ खाते रहना। आप जैसे भूखड़ यात्रियों के लिए हमारे पास व्यवस्था है। जिनको बहुत भूख लगी है वो पायलट के केबिन में जाएं और 5 रुपए की मूंगफली खरीद सकते हैं। पायलट मूंगफली बेचता है? हमें पगार ही नहीं मिलती तो हम इसी तरह से बेच बाच के एडजस्ट करते हैं। नमस्कार। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी पर यह आरोप है कि ये अपने ऊपर जोक लिखने वालों को जेल भिजवा देते हैं। क्या ये सच है? जनाब ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। जो लोग मेरे खिलाफ हैं उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची हुई है। जनाब मेरे ऊपर जोक लिखने वाला एक भी शख्स जेल में नहीं है। वो जो भी हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं जनाब। मैं उनका पूरा ख्याल रखता हूँ जनाब। मैं खुद अस्पताल पहुँच जाता हूँ और उनसे बार बार पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, क्यों बेटा और भी जोक लिखोगे मेरे ऊपर? आप पर अगला इल्जाम ये भी है कि आपने पाकिस्तानियों की आज़ादी छीन ली है। क्या ये भी बात सच है? जनाब ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। जो मेरे विरोधी हैं, मेरे जो खिलाफत रखते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची हुई है जनाब। मैंने तो जनाब पूरे देश के लोगों को अपने हिसाब से चलने के लिए आज़ाद रखा हुआ है जनाब। गिलानी साहब पूरी तरह से आज़ाद हैं मेरे हिसाब से काम करने के लिए जनाब। जो ISI हमारी एजेंसी है वो पूरी तरह से आज़ाद है मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में धमाके कराने के लिए। और जनाब यहाँ का पूरा आवाम आज़ाद है मेरे हिसाब से चलने के लिए। तो सरासर ये गलत इल्ज़ाम है जनाब। आप पर इल्जाम है कि आपने एक बार अपने भाषण में बोला था कि फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी जी जो हैं चलते फिरते अपने देश की प्लानिंग करते हैं और UK के प्राइम मिनिस्टर नहाते वक्त अपने देश को चलाने की प्लानिंग करते हैं और मनमोहन सिंह जी एकांत में बैठकर अपने देश को चलाने की प्लानिंग करते हैं। आप अपने देश को चलाने की प्लानिंग कब करते हैं? जनाब हमें प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जनाब, क्योंकि हमारी सारी प्लानिंग ओबामा साहब करते हैं जनाब। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं डॉक्टर जीवन। वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर जीवन, आप पर पहला आरोप यह है कि आप गरीबों को फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों का फ्री में इलाज करना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आप गरीबों को फ्री में मिलने वाली दवा को अपने प्राइवेट क्लिनिक में बेच देते हैं। जैसा मैं बड़ा जज्बाती डॉक्टर हूं, मेरा दिल नहीं करता कि एक्सपायर्ड दवा मैं गरीबों को दूं। आप पर अगला आरोप यह है कि आप सरकारी अस्पताल से ज्यादा अपने प्राइवेट क्लिनिक में आने वाले मरीजों का ज्यादा ध्यान रखते हो। ऐसा क्यों? जज साहब, बल्कि हकीकत ये है कि मैं सरकारी अस्पताल के मरीजों का ज्यादा ध्यान रखता हूं। हाँ, तभी तो सरकारी अस्पताल से हमारे अस्पताल में मरीज वाह वाह वाह
डॉक्टर साहब, आप पर एक आरोप और भी है। वो आरोप ये है कि आपके मरीज कितने भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन आप उनको नर्सों के भरोसे छोड़ के चले जाते हो। मैं अपने मरीज को नर्सों के हवाले इसलिए छोड़ जाता हूं ताकि हमारा मरीज जिंदा बचे। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ कोर्ट में मौजूद हैं रिटायर्ड पोस्टमैन, और इन पर यह आरोप है कि ये पोस्ट ऑफिस में आजकल इतना ज्यादा दिखते हैं कि रिटायरमेंट से पहले भी उतना नहीं दिखते थे। ऐसा क्यों? अरे बाबा, वो सरकार का गलती है। मैं सरकार को 1000 बार बोला, लिख के दिया, मेरा पेंशन मेरे हाथ में दो, डाक से मत भेजो, फिर क्या करेगा। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप घर की नींद पोस्ट ऑफिस में पूरी करते थे। ऐसा क्यों? अरे बाबा, घर का सब काम मैं पोस्ट ऑफिस में करता था, तो सोने को मिलता था किधर। फिर देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपने काम से बचने के लिए लोगों के खत, लोगों की रजिस्ट्री उनके पते पर पहुंचाने की बजाय कूड़ादान में पहुंचाते थे। ऐसा क्यों? अरे बाबा, वो सब लेटर फालतू रहते थे, उसमें कुछ भी नहीं था, तो काय को साहब लोग को तकलीफ देने का, उनकी बिल्डिंग में जाने का, पहले वॉचमैन को पूछने का, साइन बिन करने का, लिफ्ट पकड़ने का, फिर बेल मारने का। उस समय साहब लोग सोता है, क्या करता है, आराम करता है, काय को किसको डिस्टर्ब करने का। तो इसके लिए वो सारे खत को मैं कूड़ादान में दान करता था। फिर हो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लेटर्स खोल कर पढ़ते थे। खत लो, बिना खोले पढ़ के बताओ। फिर आज हमारे साथ है मशहूर कलाकार नाना घाटेकर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें। नमस्कार नाना। अच्छा है, राम राम। अच्छा है नाना, आप आग को देखकर इतना पागल क्यों हो जाते हैं? अरे आग को देख के कोई भी पागल हो जाएगा, कोई भी पागल हो जाएगा। भूल गई, तेरा मगज काम नहीं करता। जामू की आग फिल्म आई थी, उसको देख के लोग पागल ही नहीं हो गए, बल्कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा है, भूल जाती है। अच्छा है। नाना, आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये मुझसे नहीं, मेरे माँ बाप को पूछो, मेरे माँ बाप को पूछो। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा होते ही मेरा नाम रख दिया नाना। अब हर कोई मुझे नाना कहता है। साले 80-80 साल के बुजुर्ग आते हैं, मुझे नाना कह के चले जाते हैं। अच्छा है। नाना, आपने और लेखा जी ने पहली बार साथ साथ एक फिल्म की थी, यात्रा। उस फिल्म को करके आपको कैसा लगा? काय को किया फिल्म, काय को किया मालूम नहीं, किया, चलो ऑफर आया, किया। यात्रा फिल्म में काम करके मैं आज तक पछताता है। अरे तुमको जानकर हैरानी होगी, यात्रा फिल्म को देखने के लिए जितने लोग सिनेमा हॉल में आए थे, उससे ज्यादा किसी की अंतिम यात्रा में आते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आजकल फिल्म लिखने वाला कोई नहीं है, अच्छा राइटर नहीं है, अच्छी फिल्म बनती नहीं है। अच्छी फिल्म बनती है तो साले रोड़े अटका देते हैं, रिलीज नहीं होती है, कभी फ्लॉप हो जाती है। महंगाई का जमाना है, मुंबई में रहना है, धंधा करना पड़ता है। बोल बोल बोल। आज हमारे साथ है भक्ति कपूर जी। आओ, मैं लुच्चा लफंगा एक नंबर का हरामी हूँ। आओ। हमने सुना है कल आपने एक लड़की को रेप होने से बचाया, कैसे? अपने दिल पर, अपने आप पर काबू रख के। आओ। भक्ति जी, हमने सुना है कि पिछले हफ्ते एक फिल्मी पार्टी में आपको काफी शर्मिंदा होना पड़ा। एक्चुअली हुआ क्या था? उन माँ के पकौड़ों ने इनविटेशन कार्ड पे लिखा था ड्रेस कोड रेड टाई। मैं रेड टाई पहन कर चला गया पार्टी में। वहां जाके मैंने देखा कि बाकी सारे लोग पैंट शर्ट भी पहन के आए थे। भक्ति जी, इस उम्र में भी आप जवान लड़कियों पे लाइन मारते हैं। आओ। पर आपको वो लड़कियां कुछ नहीं कहती, क्यों? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैं इस उम्र में सिर्फ लाइन ही मार सकता हूँ। अब भक्ति जी, ये जो आप आऊ आऊ कहते हैं, ये आऊ का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार अधिनियम 12/14 के अंतर्गत आता है। आओ। भक्ति जी, ये 12/14 क्या है? डार्लिंग, 12/14 मेरे घर का एड्रेस है। तुम भी कभी आओ। नो। आओ।
आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक से। आइए करते हैं उनसे कुछ चटपटी बातें। नमस्कार सर। नमस्कार। बराबर है। सर, आप किसी डॉन की पार्टी में नाचते हुए दिखाई दिए थे, मगर आप कहते हैं कि ये बात झूठ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? झूठ नहीं है। अरे बाबा, उधर जो नाचते हैं ना वीडियो में, वो मैं ही चे। पर मैं किसका पार्टी में गया नहीं, वो डॉन खुद चल के मेरी पार्टी में आया। सर, आप कहते हैं कि आपके पास गांधी जी के फोटोग्राफ्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। बराबर है। लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दिया। अभी स्विस बैंक के लॉकर में मेरा 500 करोड़ रुपए जमा है। इधर कोई सुनता नहीं ना। नहीं सर, आप कंफर्टेबली बोलिए। उसके हर नोट पे गांधी जी का फोटो है। ऐसा कलेक्शन किसके पास होएगा? सर, आजकल स्टूडेंट्स फेलियर की वजह से सुसाइड कमिट कर रहे हैं। बराबर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब बच्चे लोग को मेरे को एक कच बात बोलने का है कि अपने वैलेट में, पर्स में टीनू मोरिया, विवेक खोबराय, हारमान बावेजा, इन लोगों का फोटो रखने का। समझो किसी दिन तुमको ऐसा लगता है कि सुसाइड करने का है, तो ये फोटो देखने का बराबर तुमको क्या लगेगा, ये लोग पूरी लाइफ में कुछ नहीं किया फिर भी सुसाइड किया क्या? नहीं ना, फिर मैं क्या को करता है?